नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। मित्रों, महत्वपूर्ण मुद्दे में आज सबसे महत्वपूर्ण विषय यह है कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको नीतीश कुमार ने ठगा नहीं। उसके बावजूद हर आदमी उनसे ठगने के लिए क्यों ललायत रहता है, क्यों मरा जा रहा है। हर आदमी को पता है, लालू जी को भी पता था, क्योंकि उन्होंने कहा था कि नीतीश कुमार के पेट में दांत है। भारतीय जनता पार्टी को भी पता था कि वो करवट मार लेते हैं। जिस तेजस्वी और तेज प्रताप ने उनको पलटू चाचा कहा था, वो उनके साथ मंत्रिमंडल में है। और अब अगर समाचारों की माने तो यह चर्चा है कि नीतीश कुमार एक बार पुनः पलटी मारने के लिए तैयार है। मैं जब आपके सामने बात कर रहा हूं तो समाचार प्राइम टाइम में नीतीश कुमार का ही खबर है, कब पलटी मारेंगे और क्या क्या शर्तों पर मारेंगे। पलटी मारेंगे नहीं मारेंगे ये उनका अपना उद्देश्य है। मेरा मानना है कि आपके इस चैनल पर उन्हीं विषयों पर विश्लेषण दिखाई बताई या सुनाई जाती है जो किसी और चैनलों पर होती नहीं है या होने नहीं दी जाती है। तो मैं सिर्फ एक बात पर आपके सामने चर्चा करूंगा, आपके सामने रखूंगा और चाहूंगा कि आप अपना मार्गदर्शन दें। क्या नीतीश कुमार के बगैर बिहार में राजनीति संभव नहीं है? क्या नीतीश कुमार एक ऐसा फैक्टर है जो बिहार में रिलेवेंट है और वो जिधर चाहेंगे उधर वोट बैंक मुड़ जाएगा? जबकि देखा यह गया है कि नीतीश कुमार ने जब भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ा था तो संसद में उनके 2 लोग रह गए थे, 2 सीट ही जीत पाए थे। उसके अगले बार उनको उनके औकात की पता चला तो वो भाजपा के शरण में आए तो 2 से 17 सीट पर पहुंचे। मतलब भाजपा में जुड़ करके फायदा नीतीश कुमार को हुआ, लेकिन फिर भी नीतीश कुमार के साथ आने के लिए लोग ललायत रहते हैं। यह क्यों? नीतीश कुमार बिहार से आते हैं, बिहार के मुख्यमंत्री हैं और जातीय राजनीति का प्रयोगशाला बिहार रहा है। सबसे पहले लोकतंत्र का स्थापना भी बिहार में हुआ है। लिच्छवी वंश बिहार में है और वहीं से लोकतांत्रिक मूल्यों का बीज पड़ा है। लोकनायक जयप्रकाश नारायण का आंदोलन बिहार से था। गांधी जी ने चंपारण से आजादी की लड़ाई की शुरुआत किया था। बिहार में इतने सारे विविधताओं से भरा प्रदेश है, अपने आप में एक बड़ा समृद्ध देश है। अलग बात है कि उसको प्रदेश कहेंगे। मैं यह कह रहा हूं कि बिहार में जातीय विष और जातीय विभेद इतना ज्यादा है, वह सर चढ़ करके बोल रहा है। राजनीति में भी दिखता है और प्रशासनिक स्तर पर भी जाति का ऊंच नीच और भेदभाव दिखता है। यह बात समय समय पर सामने आता रहा है। उस जातीय उन्माद वाले, राजनीतिक रूप से जातीय उन्माद वाले प्रदेश में कोयरी समाज के नीतीश कुमार, जिनकी जाति सबसे निम्न संख्या है, उनकी सबसे छोटी संख्या जिस जाति की है, मतलब बिहार में नोटा को पड़े मत प्रतिशत और मत संख्या से भी कम कोयरी समाज के लोग हैं। उस कोयरी समाज के एक नेता को इतना ज्यादा भाव देना, क्या यह साबित करता है कि नीतीश कुमार वाकई प्रभावशाली हैं जिनके यहाँ जाति टूट जा रही है, या यह कि नीतीश कुमार इतने ज्यादा लकी हैं, मूंगा दान करके आए हैं कि चाहे कुछ भी हो वो बने रहेंगे? बिहार के साथ 2 नेताओं के साथ लगा रहा है। रामविलास पासवान, जिस पासवान जात के हैं, उनकी भी जनसंख्या बहुत कम है। मतलब चुनाव में प्रभाव डालने की स्थिति में रामविलास पासवान की जाति नहीं रही है, लेकिन रामविलास पासवान चाहे एनडीए हो या यूपीए हो, मंत्री जरूर रहते थे। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री थे, मनमोहन सिंह की सरकार में भी मंत्री थे, और नरेंद्र मोदी जब आए उनकी सरकार में भी मंत्री बने। अगर जीवित रहते तो फिर मंत्री ही रहते, उस पर तो कोई दूसरा विकल्प हो ही नहीं सकता था। इन सब बातों पर विचार करके हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि नीतीश कुमार के साथ भाजपा का जाना या भाजपा के साथ नीतीश कुमार का जाने का लाभ क्या है, नुकसान क्या है और परसेप्शन क्या है। मेरा अपना मानना है, अगर मैं बिहार का मतदाता होता और नरेंद्र मोदी
को मजबूर हो जाना पड़ता नीतीश कुमार को अपने पाले में लाने के लिए, तो मैं सिर्फ एक मानता कि देश दुनिया में सर्वाधिक लोकप्रिय जननायक की अपनी कोई छवि नहीं है। उनका वोट बैंक खत्म हो गया और लोगों पर उनका प्रभाव खत्म हो गया है, क्योंकि उनको बिहार में एक पलटू राम के शरण में आना पड़ रहा है और उनके सारे शर्तों को मानना पड़ रहा है। इससे नीतीश कुमार की वैल्यू बढ़ेगी और नरेंद्र मोदी की वैल्यू घटेगी, जबकि उसके उलट कहा जा रहा है कि मोदी की लोकप्रियता पूरे ब्रह्मांड में तूती बोल रहा है, हर धरती के हर भाग में मोदी है, यह प्रचारित किया जा रहा है। हो भी सकता है क्योंकि मैं धरती का हर भाग नहीं घूमा हूं। तो जब इतना लोकप्रिय और करिश्माई नेता आपके पास है तो आपको किसी और नेता के शरण में जाने की क्या आवश्यकता है, यह तो मतदाता पूछेगा। दूसरा कि नीतीश कुमार किसी के कोई प्रश्न के अकाउंटेबिलिटी नहीं बनते, क्योंकि वो तो कहेंगे कि क्या करें, हमको तो लोग छोड़ता ही नहीं, हम लगे रहते हैं, हम कहीं जाते थोड़े हैं, लोग हमारे यहां आते हैं। और वो ये कह भी सकते हैं, इसलिए कह सकते हैं कि वह दिखता भी है। अंदर खाने कौन किसके घुटने पाया, कौन किसका तलवा चाटा, यह सार्वजनिक थोड़े होता है। सार्वजनिक तो ये होता है कि भाई नरेंद्र मोदी के खेमे में आ गए और भाजपा की तरफ से सरकार में आएंगे। और लालू प्रसाद से उनका मोह भंग हो गया, क्योंकि लालू प्रसाद के पापों को अब वो ज्यादा ढोने की स्थिति में नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं कि लालू प्रसाद और नीतीश कुमार में अगर सब कुछ ठीक ठाक होता तो लालू की दूसरी प्यारी बेटी, जिसको राजनीति में लॉन्च करने के लिए वो किडनी कांड हुआ था या किडनी ट्रांसप्लांट का खबर जो प्रचारित कराया गया था, वो रोहिणी आचार्य का ट्वीट नीतीश कुमार के सीधे विरोध में नहीं आता। वो सीधा सीधा नीतीश कुमार को इंगित करके वो लगातार 3 ट्वीट किया गया था। हालांकि ट्वीट करने के बाद ट्वीट ने अपना काम किया, उसके बाद रोहिणी ने उस ट्वीट को डिलीट कर दिया है। उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। गोली चला देने के बाद पिस्तौल को फेंक देने से कोई बात नहीं, गोली तो टारगेट को हिट कर जाता है। आदमी मरना होता है, विकलांग होता हो या घायल होना होता है, वो तो हो चुका होता है। और रोहिणी का ट्वीट उसी तरह से है, बंदूक फेंक दो से क्या फर्क पड़ता है, गोली तो जाकर अपना काम कर ली। लेकिन नीतीश कुमार और लालू के बीच साठगांठ या सामंजस्य का कहीं कोई आधार नहीं है। पिछली बार भी जब नीतीश कुमार लालू प्रसाद के साथ गए थे तो लालू प्रसाद ने कहा था कि भाई जहां जहां मेरा विधायक है वहां तो तुम मुख्यमंत्री हो ही नहीं, तुम जहां मुख्यमंत्री हो वहां मेरे से पूछे बगैर कोई ट्रांसफर प्रमोशन ना करना। उसके बाद उनको जब नाक के ऊपर पानी चली गई थी तब जाकर के मजबूरी में था कि या तो वो डूब जाते या फिर वो तैरने का कोई प्रयास करते। उन्होंने किनारा पकड़ा और भाजपा के खेमे में आ गए। भाजपा के खेमे में आने के बाद क्या बिगड़ा मैं नहीं समझता, क्योंकि ऐसी कोई स्थिति भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नहीं आई थी कि भाई जहां जहां भाजपा का विधायक है वहां तो तुम मुख्यमंत्री नहीं हो, बाकी के जगह पर मेरे से पूछ के करना। ऐसी कोई सार्वजनिक बयानबाजी या कोई ऐसा परिदृश्य देखने को नहीं मिला। लेकिन भाजपा छोड़ करके वापस लालू प्रसाद के खेमे में चले गए। उसका चाहने का उद्देश्य रहा होगा कि नरेंद्र मोदी के साथ रह करके प्रधानमंत्री का सपना साकार नहीं हो सकता था, क्योंकि यहां तो प्रधानमंत्री का सीट आरक्षित है। नरेंद्र मोदी जब तक है मोदी ही प्रधानमंत्री रहेंगे, तो आपको कहीं और ही जाना पड़ता। तो वो यूपीए गठबंधन में चले गए। यूपीए में गए और मोदी के विरुद्ध पूरा मजमा लगाए और सब लोगों को इकट्ठा किया। सही मायने में इंडिया गठबंधन का जो कन्वीनर का काम था, संयोजक का काम था, वो बिना किसी पद को लिए हुए नीतीश कुमार ने किया। और आज जो इंडिया गठबंधन का स्वरूप आपको दिख रहा है, उसका परिकल्पना, संरचना और निर्देशन सारा नीतीश कुमार का है, इसमें कहीं कोई दो नहीं। लेकिन फिर भी नीतीश कुमार को उचित सम्मान न मिलने और उसमें कहीं कोई भविष्य न मिलने की आशंका से नीतीश कुमार पगला गए, की घबरा गए, परेशान हो गए। और घबराहट में वो मुख्यमंत्री की कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते। लालू प्रसाद यादव उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पर 1 मिनट बैठने देना नहीं चाहते। वो चाहते कि भाई यहाँ बैठो मत, उठो, यहाँ से जाओ, केंद्र के राजनीति करो और प्रधानमंत्री के विरुद्ध माहौल बनाओ और प्रधानमंत्री बनो। नीतीश कुमार दूर की सोचते हैं। उन्हें इस बात का गंध लग गया है कि जब राम की कृपा नहीं थी तब मोदी को हिलाना मुश्किल था, अब तो राम की कृपा हो गई तो अगला कब तक उनको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, यह तो अभी शोधकर्ता भी नहीं शोध कर पा रहे, क्योंकि हर जगह राम लहर है। नीतीश कुमार के पास लोग, उनके भी खुफिया विभाग वाले लोग या राजनीतिक समीक्षक पंडित लोग बताते होंगे कि भाई अब जा पर कृपा राम की हुई तो आप कृपा करे सब कोई, तो तुम काहे नहीं कर रहे हो।
इन सबको देखते हुए नीतीश कुमार मन बदलने की योजना बना रहे होंगे। अब सवाल है कि नीतीश कुमार आएंगे तो क्या झुंझुना पकड़ के आएंगे, या भाजपा उनको कौन सा झुंझुना देगी? भाई आ गए, कोई ना कोई बहाना बनाएंगे, कोई बढ़िया सैलेड देंगे, कोई ना कोई वक्तव्य। क्योंकि नीतीश कुमार एक ऐसे आदमी है जो क्या बोलना है, कितना बोलना है, कब बोलना है और कैसे बोलना है कि बहुत बढ़िया से बारीक अनुभव रखते हैं। और उन्हें इस बात का अनुभव लेने के बाद ही कर्पूरी ठाकुर के जन्म जयंती समारोह में बोला था कि कर्पूरी ठाकुर परिवारवाद को बढ़ावा नहीं देते थे, और आज के लोग तो परिवारवाद को बढ़ा रहे हैं। उस कार्यक्रम में ये नहीं कहते कि भाई कई बार से मांगा, किसी ने नहीं दिया, लेकिन अब वालों ने दे दिया, मतलब कांग्रेस ने नहीं दिया, और इंडिया गठबंधन की मेन सरकार कांग्रेस है। दूसरा, उनके बाद कहा जा सकता है कि भाई इंडिया गठबंधन का कन्वीनर नहीं बनाया गया, तो क्या भारतीय जनता पार्टी उन्हें एनडीए का कन्वीनर बना करके यहां पर बैठा सकती है? क्योंकि कन्वीनर बनाने से प्रधानमंत्री की दावेदारी तो बनती नहीं, क्योंकि नीतीश कुमार ये चाहेंगे कि वो बिहार के मुख्यमंत्री बने रहें, और भारतीय जनता पार्टी चाहेगी कि भाई आप केंद्र में आइए, नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल में आकर उनका हाथ मजबूत कीजिए और खुद इनमें समाहित हो जाइए और बिहार को हमारे जिम्मे छोड़ दीजिए। यही शर्त आज अमित शाह के घर में इन्हीं गणित में बात हो रहा है, क्योंकि भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष, प्रभारी और वरिष्ठतम नेतागण अमित शाह के यहाँ बैठे हुए हैं। जेपी नड्डा भाजपा के अध्यक्ष भी बैठे हैं। हालांकि यह सब लोग बैठे के दिखावा कर रहे हैं, ये तो 3-4 ऑप्शन में बात करेंगे और वहां फेंक जाएगा, ऑप्शन ओके होगा या व्हाट्सएप जाएगा, ओके होने के बाद यहाँ आएगा और तब जाकर के होगा। लेकिन पूरे एपिसोड से अगर किसी का छीछा लेदर होगा तो वो भाजपा के लोकप्रिय नेता नरेंद्र मोदी की होगी, क्योंकि आपकी लोकप्रियता किस काम का कि आपको नीतीश कुमार के सहारे बिहार में चुनाव लड़ने की सोचनी पड़ रही है। यह बात तो निर्विवाद रूप से रहेगा ही रहेगा, क्योंकि अगर मैं लोकप्रिय हूं तो मुझे किसी की मदद क्या जरूरत है, मेरा नाम ही काफी है। और अगर मेरा नाम काफी नहीं है तो फिर मैं भुआ की नदी की तरह से हवा बनाया हूं, असल में कुछ है नहीं। यह बात हर आदमी के अंदर कचोट रहा होगा, क्योंकि अगर नीतीश कुमार भाजपा में आते हैं तो भाजपा का कोर वोटर है, डिवोटी वोटर है, और जो नरेंद्र मोदी में आस्थावान के स्तर तक उनसे जुड़ा हुआ है, उसको गहरा आघात लगेगा। क्योंकि नीतीश कुमार कब किसको ठग दें, कब किसको पलट दें, कब पलटिंग मार दें, यह नीतीश को खुद पता नहीं है, और यह बात अब सब लोग जानते हैं। इसीलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा कि नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार के बगैर भी बिहार में चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि आपके पास तो बिहार में भगवान राम का आशीर्वाद आपके साथ है, और राम बिहार का ससुराल, राम जी का ससुराल है। आपको वैसे ही खोइछा में वोट मिलेगा। भाई क्यों नीतीश कुमार के पाले पड़े? नीतीश कुमार की स्थिति इतनी बदतर हो गई है कि लालू प्रसाद उनका कुछ चलने देते नहीं है, और उनकी पार्टी में रामविलास पासवान के एक अदना सा बेटा, नौजवान बेटा, मतलब जब से नीतीश कुमार ने राजनीति शुरू की है तब उसका जन्म हुआ है, तो उनके सामने का जन्मा हुआ लड़का उनकी स्थिति इतनी खराब कर दी है कि सदस्य संघ का इस स्तर पर ले दिया कि नीतीश कुमार कुछ सोच विचार भी नहीं सकते, राजनीति करने की तो ख्याल ही नहीं आ सकता, उनको मैंने विचार ही नहीं आ सकता। लेकिन तब भी आप अगर नीतीश कुमार के झांसे में आ रहे हैं या उनके प्रभाव को महिमा मंडित करने का प्रयास कर रहे हैं, तो लोगों का भरोसा टूटेगा कि नरेंद्र मोदी भी सिर्फ कुर्सी के लिए बने हैं। वो झूठ कहते हैं कि फकीर हूं, झोले उठा के चल दूंगा, असल में वो झोले उठाना नहीं चाहते। बिहार में नीतीश कुमार कुर्सी के बगैर नहीं जी सकते, और केंद्र में नरेंद्र मोदी कुर्सी के बगैर नहीं जी सकते, और अपने अपने कुर्सी बचाने के लिए चाहे कितना हो कुर्बानी देना पड़े, कितना हो लोगों से कुर्बानी लेनी पड़े, कितना हो थूक के चाटनी पड़े, कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक मन में हर बिहारी के ख्याल आएगा, मेरे मन में भी आ रहा है। बाकी ना मेरे मन में ख्याल आने से मोदी कुछ बदलने वाले हैं, ना नीतीश बदलने वाले हैं। लेकिन एक बात मोदी जी जान लीजिए, परसेप्शन बड़ी बुरी चीज होती है। राजीव गांधी जी उतना सीट जीत के आए थे जितना सीट पर आप लड़ते भी नहीं है, लेकिन उनके विरुद्ध परसेप्शन बिल्ड कर दिया विश्वनाथ प्रताप ने कि राहुल गांधी के पिता राजीव गांधी जी वो फोर्स दलाली के संरक्षक हैं और वो फोर्स कांड के मुख्य साजिशकर्ता है। आज स्थिति ये आ गई कि कांग्रेस पार्टी विपक्ष के नेता के हैसियत के बराबर भी बहुमत नहीं ला पाई है।
तो सदस्य संख्या चाहे कितना हो, राजीव गांधी भी बहुत लोकप्रिय थे, इंदिरा गांधी भी बड़ी लोकप्रिय थी, लेकिन परसेप्शन उनके विरुद्ध गया और परसेप्शन इस स्थिति पर ले गया कि मिस्टर क्लीन की छवि रखने वाले मनमोहन सिंह को सरकार को बचाए रखने में बड़ी जोर लगानी पड़ी, फिर भी बच नहीं पाई। 10 साल उनकी भी सरकार चली थी और 10 साल आपकी भी चली है। तो कोशिश करिए कि कोई परसेप्शन आपके विरुद्ध ना बिल्डअप हो, जिसका आशंका मुझे लग रहा है अगर नीतीश कुमार को आप ले लेते हैं तो, नहीं तो बाकी तो अब तक आपका परसेप्शन बिल्कुल प्रोग्राम की कृपा से ठीक ठाक चल रहा है। लेकिन कई बार राजनीति में एक गलत कदम इस स्थिति पर पहुंचा देता है जो आडवाणी जी का हुआ। आडवाणी जी आप ही के पार्टी के हैं, बल्कि वो आपके गुरु भी माने जाते हैं। 2002 में आडवाणी जी ने आपको बचाया था, नहीं तो अटल बिहारी जी तो आपको राजधर्म के ऊपर उपदेश दे करके आ गए थे और कई तरह का निर्णय ले लेते, लेकिन आडवाणी जी आपके पक्ष में खड़े रहे। आप उस आडवाणी जी से पता कर लीजिएगा कि आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी के निर्विवाद रूप से सबसे सीनियर और सबसे सम्मानित नेता थे, लेकिन पाकिस्तान यात्रा को उन्होंने जिना के मजार पर फूल क्या चढ़ा, इनका यहाँ पर समाधि बन गई और तब से अब तक आडवाणी जी भारतीय जनता पार्टी में वापस नहीं आ पाए अपनी उस हैसियत को। एक गलत निर्णय उनको धूल धूसरित कर दिया। आप भी कोई इन सबों से कोई अनोखे नहीं है, इस पर विचार जरूर करिएगा और हो सके तो नीतीश कुमार से बचिएगा। नीतीश कुमार के बगैर भी आप 40 की 40 सीट बिहार में जीत सकते हैं, क्योंकि बिहार का जनमानस आपके साथ है, हर मतदाता का भरोसा आपके साथ है और सबसे बड़ी भगवान राम की कृपा आपके साथ है। बाकी आप क्या करेंगे भगवान जाने, हम तो इंतजार ही करते हैं कि आज तक तो चर्चा है, कल क्या होगा विचार करेंगे। आप सबसे प्रार्थना करते हैं, अगर आपको लगता है कि मेरी ये बात सही है, नीतीश कुमार को भाजपा में आने नहीं देना चाहिए क्योंकि इससे भाजपा का इकबाल प्रभावित होगा, तो आप सबसे पहले तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे अपने सभी समूह में साझा करें, ताकि मामला बिहार के राजनीति से निकल करके केंद्र के राजनीति में बैठे मठाधीशों तक जाए, ताकि लोग समझें कि जनमानस का भावना क्या कह रहा है, क्योंकि मैं जनमानस की बात कर रहा हूँ, मैं मानस हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। और जय श्री राम कौन कहेगा? मैं ही कहूँगा। जय श्री राम।